Good morning, everyone. क्लास आप लोगों के में कल से टॉपिक स्टार्ट हुआ था, एंडोस्पोर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जो था वो हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर लिया था, लिखना है क्या है, ठीक है। तो लिखें फिर आज, और अगर नहीं लिखना है तो छोड़ देते हैं। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखिएगा चलिए स्टार्ट कीजिएगा, उसमें लिखना सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें हो गया, ठीक है। इसमें लिखेगा एंडोस्पोर का निर्माण, एंडोस्पोर का निर्माण एंडोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहने का एक अनुकूल उपाय है। जब किसी बैक्टीरिया की वर्दी कोशिका का वातावरण, जब किसी बैक्टीरिया की वर्दी कोशिका का वातावरण सामान्य से प्रतिकूल होने लगता है, सामान्य से प्रतिकूल होने लगता है, उस समय इसमें एंडोस्पोर निर्माण होने लगता है, उस समय इसमें एंडोस्पोर निर्माण आरंभ हो जाता है। डीएनए एवं अन्य कोशिकीय रचनाओं के चारों ओर एक विशिष्ट जटिल की परतें जमना, एक विशिष्ट जटिल की परतें जमना आरंभ हो जाती है, यह विशिष्ट जटिल डिपिकोलेनिक एसिड के अणु तथा कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। ओके, अब इसके पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, फिर लिखिए बीजाणुक भवन ब्रैकेट में फॉर्मुलेशन बीजाणुक भवन ब्रैकेट में फॉर्मुलेशन की क्रिया मुख्यतः 4 चरणों में पूरी होती है। मुख्यतः 4 चरणों में पूरी
एक्टिविटी होती है, फर्स्ट पॉइंट, अक्षीय तंतु के रूप में, अक्षीय तंतु के रूप में कोशिकीय डीएनए का परिवर्तन होना, अक्षीय तंतु के रूप में कोशिकीय डीएनए का परिवर्तन होना। कल एक्सियल फिलामेंट बताया था ना, वही है जो धागे नुमा संरचना बनाई थी फर्स्ट सेकंड ड्रैगन में, वही है। ठीक है, परिवर्तन होना एवं अनुप्रस्थ पट्ट का निर्माण, अनुप्रस्थ पट्ट का निर्माण मतलब सेप्टम फॉर्मेशन। ठीक है, यह पट्ट कोशिका को, यह पट्ट कोशिका को दो असमान लिखिएगा, दो असमान भागों में विभक्त करता है। केंद्रक पदार्थों का वितरण, वितरण इस प्रकार होता है कि, इस प्रकार होता है कि जीवाणु कोशिका का, जीवाणु कोशिका का छोटा भाग अग्र बीजाणु या प्री स्पोर, अग्र बीजाणु या प्री स्पोर कहलाता है। प्री स्पोर या फोर स्पोर कुछ भी लिखे यहाँ, कहलाता है तथा बड़ा कक्ष, तथा बड़ा कक्ष मात्र कोशिका कहलाता है, मात्र कोशिका कहलाता है। सेकंड पॉइंट, अक्षीय तंतु कोशिका झिल्ली द्वारा, अक्षीय तंतु कोशिका झिल्ली द्वारा घिरकर अग्र बीजाणु में, अग्र बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। यह स्वयं भी, यह स्वयं भी अपनी झिल्ली का निर्माण करता है। अग्र बीजाणु की दोनों झिल्लियों के मध्य, के मध्य 3 से 6 अवरोधी प्रोटीन स्तर बनाते हैं। 3 से 6 अवरोधी प्रोटीन स्तर मतलब कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, ठीक है, 3 से 6 मतलब 3-6, ठीक है। लिपिकोलोनिक एसिड और कैल्शियम आयन होता है ना कॉर्टेक्स रीजन में, वही चीज है। अवरोधी प्रोटीन स्तर बनाते हैं जो वलकुट भाग का निर्माण करते हैं। वलकुट भाग का निर्माण करते हैं। अग्र बीजाणु परिपक्व होकर श्वेत रंग की, श्वेत रंग की निर्जलीकृत, निर्जलीकृत संरचना में, संरचना में बदल जाता है।
बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट, थर्ड तो आप लोगों को लिखवाया था ना अपने बीजाणु के दोनों झिल्लियों के बाद 3 से 6 कॉर्टेक्स वाला भाग को लिखवाया है, वहां है थर्ड पॉइंट। अच्छा बोला नहीं था, चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो थर्ड पॉइंट। अग्र बीजाणु के दोनों झिल्लियों के मध्य 3 से 6 दिख रहे हैं कॉर्टेक्स वाला भाग, वो थर्ड है। क्योंकि या तो आप लोग इस तरह लिखते हैं, वरना ऊपर जो 4 लिखवाया है ना उस पर निम्न कर देते हैं, बात देखिए है ना। फोर्थ पॉइंट, अग्र बीजाणु स्वलयन की क्रिया द्वारा, स्वलयन मतलब वो आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है फट जाती है, ठीक है ना। स्वलयन की क्रिया द्वारा मातृ कोशिका से अलग हो जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग सिस्ट। सिस्ट कल 2 पॉइंट लिखवाए थे ना, एंडोस्पोर एवं कोश था, तो वही चीज है सिस्ट, CYST सिस्ट, सेकंड पॉइंट है ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सिस्ट, CYST लिखा, दोनों में डिफरेंस जानते हैं आप लोग। अब लिखिएगा एंडोस्पोर के समान, एंडोस्पोर के समान सिस्ट भी प्रतिकूल परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव का उपाय है। बचाव का उपाय है परिकोष्ठन। परिकोष्ठन मतलब इसका बनने की जो प्रक्रिया होती है सिस्ट के बनने की, परिकोष्ठन कहलाई जाती है, एडजस्टमेंट। परिकोष्ठन में संपूर्ण जीवाणु, संपूर्ण जीवाणु एक आवरण से घिरा रहता है, यही बताया था ना, एंडोस्पोर शरीर के अंदर बनता है, जबकि सिस्ट वो अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है, राइट। आवरण से रहित रहता है, अतः कोश, अतः कोश या सिस्ट संपूर्ण सजीव को, संपूर्ण सजीव को घेरता है। एजेटोबैक्टर या एजेटोबैक्टीरिया, कुछ भी लिखे आप, ठीक है, तो पूरा गुट हो जाएगा वरना। एजेटोबैक्टर या एजेटोबैक्टीरिया के सदस्यों में परिकोष्ठन का वर्णन किया गया है। हाँ, परिकोष्ठन का वर्णन किया गया है। इस गुट के सदस्य, इस गुट के सदस्य एजिटोबैक्टर वाले जो है क्षारीय मृदा में निवास करते हैं। निवास करते हैं जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में यह जीवाणु सुप्तावस्था, सुप्तावस्था रेस्टिंग फेज, ठीक है, सुप्तावस्था में
निवास करते हैं, निवास रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, ऐसे लिख लिया। इस अवस्था को ही कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। कोष्ठ का निर्माण, कोष्ठ का निर्माण वर्धी कोशिका में, वर्धी कोशिका में द्विखंडन, द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन लिखे, द्विखंडन लिखे, बात देखिए, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप संतति कोशिकाएं परिमाण में छोटी, परिमाण में छोटी एवं गोलाकार हो जाती है, एवं गोलाकार हो जाती है। इनकी कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थों का, प्रतिरक्षी पदार्थों का समावेश होता है, समावेश होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। कोष्ठ सामान्य एंडोस्पोर से, कोष्ठ सामान्य एंडोस्पोर से दो प्रकार से भिन्न है, भिन्न है। लिखिएगा, फर्स्ट हानिकारक कारकों के प्रति, कारकों, कारक, कारक फैक्टर के प्रति अवरोधन। सेकेंड, निर्माण के विधि, निर्माण की विधि। ठीक है, ये हो गए दो कारक। आगे लिखिएगा, कोष्ठ सूखना तथा यूवी रेडिएशन को, यूवी किरणें जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेस को सहन कर सकते हैं। ये जो सूरज की किरणें होती है ना, वो यूवी रेडिएशन बोलते हैं, सहन कर सकते हैं, किंतु ताप के प्रति इनमें, किंतु ताप के प्रति इनमें कम प्रतिरोधन होता है। ताप के प्रति इनमें कम प्रतिरोधन होता है। परिकोष्ठन क्रिया के अंतर्गत, परिकोष्ठन विधि के अंतर्गत केवल कोशिका भित्ति में, केवल कोशिका भित्ति में प्राथमिक परिवर्तन होते हैं तथा भीतर उपस्थित, भीतर उपस्थित कोशिका वृद्धि, कोशिका के समान
है, के समान होती है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, मतलब यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक जो था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बैक्टीरियल जो डीएनए था, मतलब आशंक से जो बैक्टीरियल सेल थी उसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लीसोसोम, ठीक है, सब चीज कंप्लीट हो चुका है। जो आपका प्लाज्मिड वगैरह है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, लिखिएगा जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ। हाँ, जीवाणुओं के आंशिक पदार्थ, सॉरी आनुवंशिक पदार्थ लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्लास, जब हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए के बारे में, ठीक है ना, इसमें हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डीएनए के बारे में। समझ में आया? बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है? बैक्टीरियल डीएनए किस शेप का होता है, कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा हमेशा सर्कुलर होगा, तो हम लोगों में कैसा होता है? द्विकुंडलित, तो आपका इसका भी होगा। देखिए क्लास, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डीएनए बेसिकली डिफरेंस लेकर चले तो एक ही डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, उसमें डीएनए आपका हमेशा सर्कुलर होगा, गोलाकार। हम लोगों में रहता है लीनियर फॉर्म में, रेखीय अवस्था में डीएनए बनाते हैं आप हमेशा। समझ में आ रही है? हम लोगों में कभी भी सर्कुलर नहीं पाया जाता है। क्लियर? चलिए पहले एक डायग्राम बनाइएगा। और हाँ, हेलिकल वेव में ये भी होगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो होता है वो आपका सार्वभौमिक मॉडल है, सब पर अप्लाई होता है वो मॉडल, ठीक है, तो वो इस पर भी होगा। बना लीजिएगा जल्दी। यहाँ पर ये जो आप फ्लावर सा बना रहे हैं ना, थोड़ा सा काउंट कर लीजिएगा, कम से कम 7 से अबव बनाइएगा। मैंने यहाँ कम बना दिए, मतलब मैंने बना दिया कोई बात नहीं, बट आप लोग रेफरेंस बनाइएगा। इस सब में ज्यादा बनाइएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बना दिए कोई बात नहीं, मैं लिखवा देंगे, ठीक है। कि मैंने बनाए हैं 5, आप लोगों को समझाना है इसको, बट वहां पर ज्यादा बनाइएगा।
हाँ 7 से ज्यादा ही बताइएगा, क्योंकि इसमें कॉइलों की संख्या कम से कम 7 से 90 तक होती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा ही बनाइएगा। हाँ अब आप लोग बताइए। कोई बात नहीं। हाँ नहीं, तुम्हारा थोड़ी ना हुआ है बेटा, नहीं तुम्हारा थोड़ी ना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। मतलब फर्स्ट पेपर ले रहा है अभी आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इक्विटी क्रिएट। किसमें तुम कौन सा मैं पढ़ा रही हूँ? क्यों आ जाएंगे कोई ना कोई, देखते हैं। अरे नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई अच्छा है। हाँ प्रैक्टिकल की मेरी बात नहीं है। चलो वो भी करा लेंगे, देख लेंगे, पहले आप इसको बनाओ। जल्दी बताइए। बस हो गया क्या? देखिएगा क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए आप लोग जानते हैं, जो आपका बैक्टीरिया होता है साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो डीएनए होता है वो भी बहुत छोटा होगा। क्लियर है?
जितना आपका बैक्टीरियल सेल होता है उस सेल से कम 1000 गुना ये बड़ा होता है। समझ में आ रही है? यस, चलिए इस तरफ लगा देते हैं। बैक्टीरियल डीएनए जो है वो आपके किसी सेल से 1000 गुना बड़ा हो जाता है। समझ में आ रही? नहीं, मैं लिखवाऊंगी, बताया, ठीक है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये आपका बैक्टीरियल डीएनए किसी सेल से 1000 गुना बड़ा हो सकता है? रीजन है ये हमेशा कॉइलिंग किए हुए रहता है। समझ रहे हैं? कॉइलिंग समझते हैं ना? कॉइलिंग किए हुए रहता है। लेकिन इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, 2 लड़ियों युक्त होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होगा ये, ठीक। दूसरी खास बात ऐसा बताया कि इतना बड़ा होता है कि इसमें इतनी फोल्डिंग हो जाती है कि एक फूल जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है हमको, ठीक है। फूल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे लूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लूप। ये लूप की संख्या जो है वो 12 से भी अबव हो जाती है, ठीक है। 12 से 90 तक, किसी किसी बुक में आपको 10 से 100 भी मिल सकती है, 80 भी मिल सकती है, मतलब बहुत होती है, कहने की बात नहीं, ठीक। लेकिन ये जो लूप होता है, कभी कभी डीएनए में सुपर कॉइलिंग हो जाती है। एक होती है कॉइलिंग, नॉर्मल कॉइलिंग अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक। एक होती है सुपर कॉइलिंग, मतलब उस कॉइलिंग की भी अगर कॉइलिंग हो जाए तो। समझ में आ रही है? क्योंकि किसी भी चीज को, एक बात बताया तो घर में बड़ा सा पाइप है, ठीक। क्या आप उस पाइप को हमेशा खोल के रखते हैं? क्या आप उसको कॉइल करके रखते हैं एक छोटी सी जगह में रखने के लिए? समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा कॉइलिंग आप कर देंगे उतना छोटा आपका साइज में वो आपका फिट हो जाएगा, राइट। सेम चीजें इसके साथ अप्लाई होती है। ये इतनी कॉइलिंग हो जाता है कि छोटे से बैक्टीरियल सेल में भी ये बना रहता है। क्लियर है? आप लोगों को पता होना चाहिए बैक्टीरियल डीएनए को हम गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से, गुणसूत्र के नाम से, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, देखिए रीजन है क्यों क्यों बोलते हैं। क्योंकि क्लास बैक्टीरियल सेल में सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और वो गुणसूत्र डीएनए होता है। समझ में आया? इसीलिए आप इसको चाहे तो बैक्टीरियल डीएनए कह लीजिए या इसको आप गुणसूत्र या क्रोमोसोम कह सकते हैं। क्लियर? आप लोग जानते हैं जो न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? क्या? अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। हाँ बोलो, अरे बोल दो, सही बोल रहे थे। न्यूक्लियोइड मैंने कई बार जिक्र किया है अपनी क्लास में, जो इर्रेगुलर वे का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं है, तो जो इर्रेगुलर वे का जो न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड, अब चूंकि आपका न्यूक्लियस तो पर्टिकुलर है नहीं है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आपका बैक्टीरियल डीएनए। समझ में आ रही है? तो आपका बैक्टीरियल डीएनए को हम न्यूक्लियोइड में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समझ में आई बात? क्योंकि उसमें गुणसूत्र तो आपका बैक्टीरियल डीएनए ही है। क्लियर है? अब एक बात समझने की है क्लास, आपका ये जो नॉर्मल था, आप देख रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए, इसमें जब कॉइलिंग हुई, ठीक, फूल जैसी संरचना बनी, फूल जैसी संरचना में जब सुपर कॉइलिंग हुई हमारी, तो उसमें भी हमने कॉइलिंग कर दी। क्लियर? बट इस कॉइलिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस पर कभी कभी कुछ एंजाइम काम कर सकते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होगा? इन कॉइलिंग को कट करने का, ठीक है, कट करने का, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, अगर एंजाइम दैट इज अ डीएनए एंजाइम, ठीक है ना, यहां पर डीएनए एंजाइम जो काम करता है, तो अगर उसने ये दोनों लूप कट किए हैं, ठीक, तो सिर्फ इन्हीं की सुपर कॉइलिंग जो होगी वही रिमूव होगी, बाकी जितने भी लूप है उनकी सुपर कॉइलिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? समझिएगा। लेकिन अगर सुपर कॉइलिंग को काटने के लिए आपका आरएनएज आ जाता है, ठीक है, आरएनएज भी तो आपका एंजाइम ही है, तो अगर आरएनएज आ जाएगा तो उस पर कोई भी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, तो उसको सुपर कॉइलिंग को भी वो काट नहीं पाता है। क्लियर? दूसरी खास बात,
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर टाइप का बैक्टीरियल डीएनए होता है, राइट। बैक्टीरियल डीएनए में सर्कुलर है, यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं यार, लेकिन आपके इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे, क्लियर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इसमें दूसरे टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे शॉर्ट में हम HUNS या डीएनए पॉलीमरेज ऐसे कुछ टर्म्स हम देखकर चलते हैं, क्लियर है। तो और प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। आपके बैक्टीरियल डीएनए में यहाँ पर कुछ पॉली एमीन चेन प्रेजेंट रहती है, क्या प्रेजेंट रहती है, पॉलीएमीन चेन। पॉलीएमीन चेन से मतलब है यहाँ पर एमिनो एसिड की पूरी एक चेन प्रेजेंट होगी, क्लियर। तो चेन होगी तो प्रोटीन बनेगा, समझ में आ रही है, प्रोटीन तो इसमें बनेगा बट हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर हो रही है सब चीजें, समझ में आया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं बैक्टीरियल डीएनए। आप लोगों की मैं पहली खास बात ये ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एकदम ही वो, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखने वाली बात है बस, यस, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा है। आप चाहे तो अपने शॉर्ट आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसमें से भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ, कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, हुआ क्लियर, गुड। लिखिएगा आगे, हेडिंग लिखिएगा गुणसूत्र, जैसे तो आपने लिखी हुई है शायद, हेडिंग लिखा होगा ना, बैक्टीरियल डीएनए या गुणसूत्र, बस लिखिएगा। जीवाणु कोशिका के, जीवाणु कोशिका के केंद्रक भाग में एक गुणसूत्र आवश्यक रूप से पाया जाता है, आवश्यक रूप से पाया जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं, मेरे रखते हैं आप हाँ देखा, आगे लिखिएगा। हाँ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित अनुपस्थित एब्सेंट होते हैं ना। गुणसूत्र को भी डीएनए कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र गोलाकार आकृति का होता है, गोलाकार आकृति का होता है, जो अनेक बार वल्लित होकर, जो अनेक बार वल्लित होकर पुष्प जैसी आकृति का दिखाई देता है, पुष्प जैसी आकृति का दिखाई देता है। जीवाणुवीय डीएनए जीवाणु कोशिका, जीवाणुवीय डीएनए जीवाणु कोशिका की अपेक्षा 1000 गुना बड़ा होता है,
वल्लनित अवस्था में कॉइल की हुई अवस्था, वल्लनित अवस्था में इसमें 12 से 90 लूप की संख्या होती है। क्या कहा था, थोड़ा मेहनत भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, 12 से 90 तक होती, मैंने 10 ही बताया था कि 10 से 80 ऐसे भी भूलेगा। हाँ, और 10 से 100 तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आपको लिखवा दिया है ना। 12 से 90 तक होती थी, बुक टू बुक वेरी करता है, जरूरी नहीं है आप लोग से ही बोले थे, ठीक है। मेरे पास जो बुक होगी तो सेल्फ स्टडी करो, लिखिएगा। जीवाणुवीय डीएनए, जीवाणुवीय डीएनए में जीवाणुवीय डीएनए में पॉलीअमीन श्रृंखला संलग्न रहती है। एमीन श्रृंखला संलग्न रहती है। देखिएगा, जीवाणुवीय डीएनए में स्टोर प्रोटीन की जगह अन्य क्षारीय प्रोटीन पाए जाते हैं। क्षारीय प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें HU-NS या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन सेकंड के नाम से जाना जाता है। इनमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन की क्रियाएं भी नहीं होती। अर्धसूत्री समसूत्री नहीं होती इनमें, क्या बस अर्धसूत्री और समसूत्री नहीं होती क्या? क्या नहीं होती? तो फिर प्रश्न किस स्थिति से होता होगा? विखंडन होता है, और इकाई विखंडन की तरफ बात करते हैं तो उसमें आपका बडिंग प्रोसीजर की विधि से होगा, कॉन्जुगेशन से होगा, ट्रांसडक्शन से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, ठीक है। लिखिएगा आगे। परंतु मीसोसोम वाले जीवाणुओं में डीएनए तथा मीसोसोम की झिल्ली के मध्य कुछ संलग्न स्थल पाए जाते हैं। बताया जाएगा इसका मतलब। कोशिका झिल्ली तथा मीसोसोम की वृद्धि होने पर मीसोसोम अलग हो जाते हैं।
मीसोसोम की वृद्धि होने पर मीसोसोम अलग हो जाते हैं तथा डीएनए अणु भी इसके साथ खिंचकर अलग हो जाता है। हो गया? इसका मतलब समझे आप? जब मीसोसोम कराया था तो मैंने उस वक्त आप लोगों को उसके कार्य लिखवाए थे। उसमें था डीएनए रेप्लिकेशन, पट्ट का निर्माण, सेल डिवीजन, ये सब बताया था। हाँ, होता क्या है, ये कोई आपकी बैक्टीरियल सेल है, ठीक? बैक्टीरियल सेल में अब बैक्टीरियल सेल सिर्फ कोशिका झिल्ली बनाई है, कोशिका भित्ति वगैरह नहीं यहाँ पर बनाया है, ठीक है? अंदर की तरफ ये इस तरफ मीसोसोम उपस्थित होते हैं ना, ठीक? अगर यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है, ये इस तरह से डीएनए जो होगा वो सुपरमॉलिक्यूलर अवस्था में होगा, तो मीसोसोम और बैक्टीरियल डीएनए के बीच में कुछ संलग्न बिंदु मतलब जहां पर मीसोसोम और आपका बैक्टीरियल डीएनए जुड़ते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, यहाँ पर ये वाली जो जगह होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, अलग होता है फाइब्रोनेक्टिन में, ठीक? मीसोसोम अलग होगा, पट्ट का निर्माण होगा, मीसोसोम के कार्य में लिखवाया था, है ना? तो जब ये अलग होती है मीसोसोम, यहाँ पर भी ये इस पट्ट का निर्माण जब होगा तो यहाँ का जो डीएनए होगा वो भी खिंचकर के मीसोसोम के साथ दूसरे उसमें चला जाएगा। क्लियर है? इस तरह से यहाँ जुड़े हुए रहते हैं कभी कभी कुछ मीसोसोम और ये डीएनए। आगे लिखिएगा। चलिए क्लास फिनिश करते हैं, ठीक? यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का बैक्टीरियल डीएनए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैक्टीरियल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जो आप लोगों को स्किप करा देते हैं। आप लोगों ने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा भी होगा वाटसन क्रिक मॉडल, पढ़ा था ना? तो बस वही आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है? कर लेंगे? गुड। आप लोगों ने बेसल एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सेकेंड ईयर में, बहुत ही पढ़ाया होगा ना, अभी उसी में से याद कर लेंगे आप, ठीक है? आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है? उसमें से याद कर लेंगे आप। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? मेरा मतलब ये है, प्रॉब्लम है तो बात करें, नहीं है तो बात करें, समझना है। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेते हैं, लिखवाएंगे नहीं, लिख लीजिएगा आप अपने उसमें से, ठीक है? सिर्फ थोड़ा सा ले लेते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल, इस बार आप लोगों के जो सीनियर है उनका एग्जाम जो आया है उसमें क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? जबकि ये जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस है ये आपके फर्स्ट ईयर में था, उसमें भी है हालांकि, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है के आगे। इसी तरह से ये आपका बॉडी से रिलेटेड होता है, कभी-कभी जूलॉजी में भी होता है, ठीक है? वाटसन क्रिक मॉडल क्या कहता है कि जो डीएनए होता है हमेशा एंटी पैरेलल होता है, ठीक है? एंटी पैरेलल को हिंदी में प्रति समांतर बोला जाता है, ठीक है? मतलब समांतर चीजें समझ में आती है जो भविष्य में कभी जुड़ेंगी नहीं, ठीक है? हमेशा साथ साथ चलने वाली, जैसे नदी के दो किनारे समांतर होते हैं। क्लियर है? वही अगर हम बात करें प्रति समांतर का मतलब होता है डीएनए हेलिकल इस वे में मौजूद रहती है, हमें लगता है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, काटते नहीं है, वो एंटी पैरेलल होता है। समझ में आया? दूसरी खास बात, इसकी संरचना जो होती है वो एक सीढ़ी से कंपेयर किया जाता है इसकी संरचना को, ठीक है? जिसमें यहाँ जो स्टेप वाली जगह होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है?
दूसरी खास बात, इस जगह होता है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आ रही है बातें? गुड। अब यहां पर जो, अगर मैं बात करूं, ये जो आप दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का स्पेस होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में डिफरेंस आप लोग जानते ही होंगे। एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो गैप होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक टर्न में, मतलब यहां से लेकर एक टर्न में टोटल जो गैप होता है वो हो जाता है 34 एंगस्ट्रॉम का। क्लियर है? गुड। वैसे एक्चुअली पता है इसका जो गैप होता है ना 3.4 नहीं होता, किसी किसी बुक में 3.37 एंगस्ट्रॉम। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैथ्स का रूल लगा लीजिएगा कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से अबव होता है नंबर, तो हम उसको हटाकर एक इसमें ऐड कर देते हैं। ये मैथ्स का रूल है जो 4 में बता दिया जाता है। समझ में आया? तो ये 3.4 वहां से आया। क्लियर है? बट किसी किसी बुक में 3.37 एंगस्ट्रॉम भी दिया हुआ है। दोनों ही सही है, ये नहीं कहूंगी कि वो सही है या ये गलत है ना, दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक फोल्ड का मतलब है, ऐसे माने आप, ये मैं अगर इसे फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा था, इसको महज सिर्फ एक बार फोल्ड किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद दोबारा टर्न यही वाला आ रहा है। ठीक, तो सिर्फ एक टर्न जो है, ठीक है, एक टर्न के बीच का गैप कितना बता दिया है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाते हैं? 10। कितने होंगे? 10। अब इस चीज को प्रूव कर ले थोड़ा मैथ से। 10 है न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है 3.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है एक टर्न के बीच की दूरी। क्लियर है? अच्छा, एक खास बात और समझिएगा, ये जो यहाँ पर मॉडल बताया जा रहा है वाटसन क्रिक मॉडल बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन डीएनए टाइप्स में भी आते हैं, Z टाइप, B टाइप, A टाइप, है ना, ये B टाइप होता है हमेशा, डीएनए B टाइप। क्लियर है? बाकी किसी में तो 11 हो जाते हैं, इसमें किसी में इतने, किसी में 11, किसी में 12 होते हैं, ठीक, और दोनों के बीच की दूरी थोड़ी वेरी कर जाती है। क्लियर है? तो वो आप कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपको B टाइप का देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट ईयर में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये बात? अब हम, ये तो बात रही नॉर्मल सी जो हम लोग जनरली बात करते हैं। अब हम इसका अगर रासायनिक संरचना देखें, ठीक है, तो वो किस तरह रहती है। अच्छा, एक आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। चलिए, प्यूरिन कौन कौन सी? एडिनिन कौन, और ये साइटोसिन है, थाइमिन और यूरेसिल भी। बट यार डीएनए की बात चल रही है तो आरएनए में रहता है, तो यहाँ मेरी बात सुन। ठीक, ये होते हैं प्यूरिन, पिरिमिडीन। ठीक, तो यहाँ पर जो स्टेप वाली जगह देखते हैं, यहाँ पर किस तरह से लगता है, मतलब प्यूरिन, प्यूरिन, साइटोसिन और थाइमिन लग सकता है ना, ये ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, इनको इन्होंने मना कर दिया, तो बताएं फिर सही क्या है। A डबल नॉट T होता है और ट्रिपल नॉट G होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर क्या है। एक वाले और दो, एक प्यूरिन होती है ना, एक वाले को भी, हाँ फिर प्यूरिन जो होती है उसमें दो वाले होते हैं, पिरिमिडीन में एक वाले
आ जाए इस पर। तो यहाँ पर AT और CG का ही हम क्यों बनाते हैं? ऐसा नहीं कर सकते AA बना दे चले, TT बना दे, ज्यादा इजी रहेगा याद रखने में। क्यों क्यों? हर चीज का एक रीजन होता है क्यों। आप भूल रहे हैं क्लास कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो दोनों होती हैं स्ट्रैंड्स वो एंटी पैरेलल होती है, साथ साथ चलने वाली। मतलब मैं अगर इसको खोल देती हूँ तो कल की तरह से इस तरह सीढ़ी नुमा संरचना देखने को मिलेगी। क्या आपने कभी सीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी देखी है क्या? वो भी ना 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 ना, उनके बीच का गैप इस टाइप से रहता है। आप जाएंगे ना जब देखने में लगता है, बट गैप जो होता है मेंटेन रहता है, एक ही रहता है डायमीटर का, वो छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। सेम चीज इसके साथ होती है। क्लास सुना करें, सीखेंगे जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे, याद रखिएगा। आप लोगों ने ही बताया है कि प्यूरिन जो होती है दो वलय युक्त रचना होती है, जबकि पिरिमिडीन एक वलय युक्त होती है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर दो प्यूरिन लगा दूं तो मतलब 4 रिंग हो जाएंगी। ठीक, और 2 पिरिमिडीन लगा दिया तो 2 वलय हो जाएंगे। तो यहाँ पे संरचना जो मिलेगी हमें टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी इस तरह से, देख रहे हैं। बट हमें क्या करना है, एक ही जैसी रखनी है संरचना। ठीक, तो उसके लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ 3 वलय ही रहे हमारे पास। तो 2 प्यूरिन के हो जाएंगे, 1 पिरिमिडीन का हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब चाहे जैसे भी करना चाहे तो 3 ही वलय मिलेंगे, 3 वलय यहाँ 3 3 3, तो एक पर्टिकुलर शेप हमको मिलती है। क्लियर हुआ? इस वजह से समांतर रहती है। क्लियर? दूसरी खास बात समझिएगा, ये तो बात समझ में आ गई कि चलिए ठीक है कि 2 पिरिमिडीन के लिए ये दूरी जो है, ठीक, ये ज्यादा होती है, लेकिन 2 प्यूरिन के लिए ये जगह थोड़ी कम रहेगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? लेकिन मुझे इतना बताएं, फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर देते? चलिए ठीक है, आपका AG जो है, ठीक, ये दोनों कंबाइन नहीं कर सकते। AT क्यों, AC क्यों नहीं? यार डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देती हूँ। अब तो ठीक है, ये 2 वलय युक्त हो गए, 3 वलय युक्त हो गए, 3 वलय, ये 2 वलय युक्त, ये 1 वलय युक्त, 3। समझ में आ रही है? फिर क्यों हम हमेशा ऐसा करते हैं कि नहीं A के साथ T जुड़ता है, C के साथ G जुड़ता है? क्यों? गलती कैसी चल रही है हमारी कि कुछ भी मतलब नहीं करना है हमको? कभी सोचे हो ऐसा क्यों करते हैं हम कि बस सबने बता दिया कि देखो A के साथ T जुड़ेगा तो बस वही याद रखिएगा? नहीं, रीजन सोचा करो, कोई तो रीजन होगा। एक रीजन होता है क्लास। आप लोगों को अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ टाइम पहले बॉटनी में स्ट्रक्चर बनवाई थी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, बट भी याद रहेगा। देखिए यहाँ पर जब आपने स्ट्रक्चर बनाए थे ना एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन के बीच में, तो एक खास बात याद रखिएगा, परफेक्ट होता है, इतना आप लोग जानते हैं, बट रीजन नहीं पता है कि क्यों होता है। राइट, रीजन एक ही होता है, ए और टी, मतलब एडेनिन और थाइमिन दोनों का स्ट्रक्चर जब आप लोग देखेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि इन दोनों के पास स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही कार्बन ऐसे होते हैं जिन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। समझ में आया? वो होता है कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1। ये हेक्सागोनल वे में होता है। क्लियर है? जब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो ये बात नोटिस कीजिएगा, इसे कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 इन्हीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि C और G दोनों के ही पास 3 जगह ऐसी होती है जिनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक होता है कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। समझ में आया? हाँ, चलिए
समझ में आया? क्या ये क्लियर हुआ कि हम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्यों करते हैं? हाँ? क्या दूसरी का समझ में आया? AT और CG का मतलब क्लियर? चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आई, ठीक? इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनवाया था मैम ने, बनवा दिया है ना, तो बस फिर हम लोग इस पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है? इसका अगर मैं केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा करना चाहूंगी, एडेनिन गुआनिन के स्ट्रक्चर में मुझे वेरी परेशान, बाकी आप लोग जानते हैं, क्लास सुन लीजिए पहले। यहाँ पर 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम, 3 प्राइम डैश, 5 प्राइम डैश, इसका रीजन और ऑर्बिटल बता चुकी है, ठीक है? स्ट्रक्चर निकाले अब आप लोग अपना बॉटनी में, सही बच्चों के पास है ना? निकालें। यहाँ पर हाँ रासायनिक संरचना जो है आपकी, ठीक है? यहाँ पर आप लोग के सामने जो स्ट्रक्चर है, ठीक, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है, ठीक है? बीच में रखने का और एक ज्यादा है किसी के पास, लेकिन तो शिफ्ट कर रहे नहीं है, तुम लोग इसमें से देखो, मुझे तो याद है तुम लोग देखो। एक खास बात याद रखने की है, पेंटोज शुगर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? वहां पर पेंटोज शुगर का 1 2 3 4 5, अगर पेंटोज शुगर मतलब पेंटोज शुगर का 5th नंबर कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, सेंटेंस सुनिएगा, पेंटोज शुगर का 5th नंबर का कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर अटैच होता है तो वो सिरा हो गया 5 प्राइम, ठीक? अब ये वाला सिरा फ्री है, एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है उन्होंने, ठीक? तो ये वाला सिरा कौन सा हो गया? 3 प्राइम, क्लियर है? इन दोनों के बीच में समझिएगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होगी? फॉस्फोडाइल एस्टर बॉन्ड, क्लियर? अब यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पर जो आपका 1st नंबर का कार्बन होगा, ठीक, 1st नंबर के कार्बन के साथ उन्होंने वो मैच किए होंगे अपने एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, क्लियर है? तो यहाँ पर 1st नंबर के साथ हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक? यहाँ पर अब ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि अब इन दोनों के बीच में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, एस्टर जुड़ जाएंगे, ठीक? वो बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर? दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनने वाला, एग्जैक्टली 3 बॉन्ड आपके काम करते हैं हमेशा, ठीक? यहाँ पर इसके सामने 3 प्राइम वाला डायरेक्शन था, उसमें क्या करेंगे हम? सिर्फ पेंटोज शुगर को उल्टा कर देंगे, नथिंग एल्स, क्लियर है? वही सब चीज रहेगी यहाँ पर, ठीक? क्लियर हुआ? अब आपके सामने डायग्राम है, अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? मीजल्स और स्टाहल एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हैं, अच्छा वाटसन से फोटो मिल गया है, ठीक है? सब चीज क्लियर हुई इसकी? कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ? चलो ठीक है, क्लियर हुआ होगा ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट है आप लोगों के लिए मेसल्स एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, आता होगा वो क्या था? मेसल्स आप लोग मुझे बताएंगे
दिया था उन्होंने नाइट्रोजन पढ़ने में पहले क्लास में यहाँ पर हूँ, बात जो करनी है मुझसे करे, तो बताना है मुझे बताए, मुझे नहीं पता है कुछ भी, तो आप लोग मुझे सिखाएं, या फिर उसको सिखाएं। हाँ बताएं आप, बेसिक और स्ट्रगल एक्सपेक्टेड क्या है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए जो वॉटसन क्रिक था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, ये जो डीएनए होता है हमारा, वो 3 विधि से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, पुनरावृत्ति कर सकता है, जिसमें एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, आई मीन जैसे अर्ध संरक्षी विधि, एक होता है संरक्षी विधि, एक हो जाता है डिस्पर्स मेथड, जिसे हम पता नहीं क्या बोलते हैं, डिस्पर्स मतलब क्षत्रिय अवस्था में, ठीक है, 3 मेथड लिखवाए होंगे उन्होंने, है ना, वितरित अवस्था बोलते हैं, कुछ में याद आया, ठीक। यहाँ पर ये है अगर पैरेंट कोशिका है, पेरेंट सेल या पेरेंट डीएनए, ठीक है, पेरेंटल डीएनए अगर खुद को जब रेप्लिकेट करेगा, ठीक, तो यहाँ पर पेरेंट डीएनए हूबहू आ जाए, ठीक, और नया बनने वाला जो डीएनए है वो पूरी तरह से नया बने, क्लियर है। तो इस टाइप का जो होता है पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन जो होगा वो कहलाया जाता है संरक्षी विधि। कहने की बात ये है, यहाँ पर ये पेरेंट फादर का था, यहाँ पर जनरेशन फर्स्ट जनरेशन मान लिया आप इसे, ठीक, तो नेक्स्ट जनरेशन में फादर का डीएनए हूबहू कॉपी हो गया, क्लियर है, समझ में आ रही है, और आधा उसने खुद ने बनाया है, क्लियर। इस टाइप का जो होता है उसे हम कहते हैं संरक्षी विधि, क्लियर। लेकिन अगर आपका पेरेंटल डीएनए जो है, ठीक, उसमें जिसमें क्या होगा भाई, ये दोनों तो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, जबकि दूसरी तरफ का स्ट्रैंड होता है, याद है ना कुछ चीजें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ तुम लोगों को नहीं बताया था, ये होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब जिससे नया चीज बनती है, अभी हम बात करेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो आधा है, तो यहाँ पर फादर से नेक्स्ट जनरेशन में जब डीएनए आता है तो वो अर्ध संरक्षी होता है, आधा डीएनए ही पहुंचता है। आप लोगों के अंदर आपके फादर का 50% डीएनए मौजूद होगा, समझ में आया, ठीक है। आपके अंदर आपके दादाजी का 25% डीएनए मौजूद होगा, आपके अंदर आपके दादाजी के फादर का भी 12.5 डीएनए मौजूद होगा। कहने की बात यह है, आपके एक बार से हम चाहे तो आपके पेरेंट जो आपके को फादर होते हैं उनका भी पता लगाया जा सकता है, बट कुछ पीढ़ियों तक, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये रेशियो हाफ हाफ होते होते बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा, फिर हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप का जो होता है इसे हम बोल देते हैं अर्धसंरक्षी, और एक होता है डिस्पर्सिव मेथड, जिसमें क्या है, कहने की बात यह है डिस्पर्सिव का मतलब होता है जहां पर ऐसा डीएनए जो बन रहा है जहां पर कहीं पर तो पेरेंटल डीएनए है और कहीं पर नया बना हुआ न्यू सिंथेसाइजिंग डीएनए है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यह क्षत्रिय अवस्था में मौजूद रहता है, टुकड़ों में व्यवस्थित है ये डीएनए, तो इस प्रकार का जो डीएनए होता है डिस्पर्सिव डीएनए कहलाया जाता है, ये डिस्पर्सिव मेथड से, क्लियर है। ये 3 विधि बताई थी आपकी वॉटसन एंड क्रिक ने, कि डीएनए जो होता है खुद को इन 3 विधि में से किसी भी विधि से खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। बट बाद में ये बात बोलने के बाद में 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिसेस और स्ट्राहर, उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी मेथड से नहीं कर सकता,
खुद को रेप्लिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है अर्ध संरक्षी। ठीक है, और इस चीज को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है? जैसे हम लोग जानते हैं मिचेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी। ठीक है, सिर्फ वर्बली सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं उन्होंने ई कोलाई पर किया था। ठीक है, हाँ, ई कोलाई पर क्यों किया था? क्योंकि उनका जनरेशन जल्दी मिल जाती है। दूसरी खास बात समझिएगा, यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो ई कोलाई में जो उनका नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए का, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन जो मौजूद होता है एक्चुअली में जो होता है वो होता है हमेशा N14। एक्चुअली में N14 होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, N14 के या नॉर्मल ई कोलाई डीएनए पे ऑलरेडी मौजूद होता है, उन्होंने N15 मीडियम में रखकर, कल्चर मीडियम, ठीक है ना, संवर्धन माध्यम में रखा उसको और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। ठीक, कुछ दिनों का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी बनने में 40 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में 3 पीढ़ियां बन जाएगी, तो कुछ दिनों में कितनी सारी पीढ़ियां बन जाएंगी। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ दिन तक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब उन्होंने उसमें सैंपल जब लिया तो अब उनके पास जो ई कोलाई थे वो N15 टाइप के हो चुके थे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि आपके अंदर एक लेवल तक ही पेरेंट्स का वो डीएनए मौजूद होगा, ये नहीं है बहुत पुराने अगर हम आपके एंसेस्टर्स का लिस्ट मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक स्टेज तक हाफ ऑफ करते हुए 0 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? जब उन्होंने बहुत दिनों तक छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है अब इनका लाइट आइसोटोप जो था नाइट्रोजन वो अब नहीं रहा डीएनए में मौजूद। अब उनके डीएनए में जो नाइट्रोजन मौजूद था वो नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप था। ठीक है, भारी समावयव था। क्लियर है? ये हल्का है, ये भारी है, इतना याद रखिएगा। क्लियर? अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो N15 पर किया था, N14 पर नहीं किया था। पहली खास बात याद रखने की ये होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या किया था उन्होंने? मेरे दोनों में किया था। क्या किया था? दोनों माध्यमों में संवर्धन करवाया था। दोनों माध्यमों में संवर्धन कराया था, फिर दोनों को मिलकर उन्होंने संवर्धन, देखिए दोनों माध्यम में करवाएंगे ना, पहले तो फिर दोनों लोग करवा नहीं सकते, और करवा दिया ना तो रिजल्ट आपके ठीक है, आगे आगे मिलेगा तो बता रही। N15 हो चुके थे, अब N15 पर उन्होंने काम करना है, कहने की बात नहीं है। अब कल्चर मीडियम जो था N14 था, N15 नहीं था। ठीक, तो उन्होंने देखा जो उनको नया ई कोलाई मिला उसमें N14 और N15 दोनों थे। कल्चर मीडियम नहीं लिया मैंने, मिलने वाला ई कोलाई जो है अब उनके नाइट्रोजन में हेवी आइसोटोप भी है और लाइट आइसोटोप भी है। ठीक, उन्होंने फिर इस सैंपल को लिया, यहां से यहां जाने में सिर्फ 40 मिनट का समय लगा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनने में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी बनने में 40 मिनट का समय लगा। ठीक, यहाँ पर फिर से उन्होंने N14 मीडियम लिया, मिलने वाला ई कोलाई हेवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप दोनों थे। उसके बाद उन्होंने फिर से N14 मीडियम लिया, मिलने वाला ई कोलाई हेवी आइसोटोप और लाइट आइसोटोप दोनों थे, मिल जाते हैं। ठीक, उन्होंने क्या चीज नोटिस किया कि जब उन्हें, ये थी आपकी फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट मान लिया इन्होंने, ये सेकंड पीढ़ी में उन्होंने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर N15 जो है, हमारा 15 ही तो था, 15 जो है वो 50% हो चुका था और ये भी 50% हो चुका था। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर दोनों मीडियम ले लेती ना, 14 और 15 दोनों, तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर यहाँ पे 50-50 का रेशियो नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल्चर मीडियम में से जो आप मीडियम ले रहे हो 14 भी समझ सकता है, 15 भी समझ में आ रही है? यहाँ हमें हमारे एक्सपेरिमेंट को बहुत सावधानी से करना होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही मीडियम लिया, ये शो करने के लिए ये तो था ही प्योर, अब 14 भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर हाफ इसका था, हाफ इसका था, 50-50% हो गया। फिर उन्होंने एक बात नोटिस की N14 के बाद में, यहाँ पर अब N15 जो था
किया है ना हमने, तो यहाँ पर N15 तो है नहीं, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब सिर्फ 25% और ये हो जाएगा 75%। क्लियर? नेक्स्ट में फिर से हाफ हुआ 12.5% और बाकी रेस्ट 9%। तो इस तरह से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया अपना, तो उन्होंने बात नोटिस की क्लास कि हर एक पीढ़ी से पीढ़ी जब हम बदलते हैं तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ 50% ही खुद को संरक्षित रख पाता है। ठीक है, बाकी नया जो होगा वो सिंथेसाइज किया हुआ है। क्लियर हुआ बात? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ये बताएं? क्लियर हुआ होगा इसमें? एक हाँ, अगर आप और करते जाएंगे तो बट उन्होंने ज्यादा नहीं उनको से मतलब प्रूव करना था, उन्होंने नहीं बताया था कि 50% है, सेम करता है और संरक्षण की तो 30%। अच्छा, एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है, क्यों किया उन्होंने पहले N15 पूरी तरीके से ई कोलाई को चेंज क्यों कर दिया, हैवी आइसोटोप क्यों कर दिया उन्होंने? क्योंकि क्लास अगर वैसा नहीं करते तो जो आलोचक बैठे होते हैं, जो पेपर को पढ़ने वाले होते हैं, वो ये कह सकते थे देखिए अगर आप नेक्स्ट लिया है ठीक है, लेकिन N14 तो एक्चुअली में होता है, आप कैसे कह रहे हैं? हो सकता है N14 उसके एंसीट्रस का बना हुआ प्लस आप कैसे 50% शो करेंगे? क्लियर है? तो उन्होंने पहले पूरी तरह ई कोलाई को चेंज कर दिया। क्लियर है? चलिए दूसरी खास बात, क्या 50% यहाँ पर ये जो हम अलग करके चलते हैं ना कि N14 ये है 15 ये है, इसको अलग करने के लिए भी सॉल्यूशन आता है जो होता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आप इसको रखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू इनको अलग करते हैं, तो एक चीज देखने में आती है, हैवी आइसोटोप होगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ होगा, हैवी है तो N15, हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा N14, और जो इन दोनों के बीच का होगा तो वो जहां पर N14 प्लस N15। अगर हम इस वाले उसको जनरेशन को लेते हैं तो ये बीचों बीच आएगा, ना तो N14 की तरफ शिफ्ट होगा ना N15 की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन अगर हम हमारी इस वाली जनरेशन को लेते हैं तो ये हमेशा N14 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ बनाया थोड़ा इसके क्लोज में। क्लियर है? कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ होगा? नहीं, तुम लोगों को तो सुनना पड़ रहा है तभी तुम्हारा आ रहा है। अच्छा, रेप्लिकेशन का बताया अब आप मुझे, कर लेंगे रेप्लिकेशन? कर लेंगे ना? ठीक है, तो रेप्लिकेशन आप लोग खुद कर दीजिएगा। ठीक है, जीवाणुवीय रेप्लिकेशन आप लोग खुद कर दीजिएगा फिर, और फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक, गुड। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रुक जाइए, ठंड लगे नीचे बैठ जाइए। हाँ क्लास, तो आप लोगों का जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो है वो अब कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ। क्लियर? एक प्लाज्मिड रह जाएगा, प्लाज्मिड हम लोग कल बात कर लेते हैं तुम्हारे इसमें। ठीक, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, रेप्लिकेशन सीखना है तो बताएं, नहीं सीखना कर लेना, कर लेना, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।